अष्टम में बैठा है मंगल और वो नलीफाई नहीं हुआ। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, संघर्ष का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है। यानी कई बार ऐसा होता है कि अगर मंगलिक दोष है, एक जने का नहीं मंगल मैच हो रहा है, दोनों में से किसी एक की सडन एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है। ऐसा पॉसिबल होता है सर? अगर किसी की ज़िंदगी में राहु और शनि का शापित योग आ गया तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किन चीज़ों को लेके वो सतर्क रहना चाहिए उसे? राहु है वो दिखाई तो देते नहीं है जी वो जो है छाया ग्रह है जी और हमेशा वक्र गति से चलते हैं। जी। और जो भूत प्रेत होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रभाव उनका भी पूरा होता है। और जब शनि के साथ मिलते हैं, शनि क्या दिखाता है? वृद्धावस्था, आपके पूर्वज, यानी आपकी कुंडली में पितृदोष आ गया, पिशाच दोष आ गया। जब राहु कुंभ राशि में है, उसके साथ 4 और ग्रह थे, हेड ऑन कोलिजन हुआ सूरज और राहु का 28 फरवरी 2026 को। और उस दिन ईरान के 40 शीर्ष नेता मीटिंग कर रहे थे और बम्बार्डमेंट हुई इजराइल अमेरिका की, और वो खत्म। अचानक टॉप लीडरशिप खत्म। ये राहु का खेल है। शनि और चंद्रमा, इन दोनों का जो योग होता है, ये हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट करता है? चंद्रमा दूध है, शनि पॉइजन है, जहर है। जी। अब दूध में पॉइजन चली गई तो दूध पीने के लायक नहीं रहा। यदि कुंडली में केम द्रोम योग है और ऐसा जातक राजा के घर में पैदा हुआ है तो भी वो गरीब हो जाएगा। हमने ऐसे योगों के बारे में तो देखा है और जाना भी है जिनसे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसे भी योग हैं जिन्हें दुर्योग कहा जाता है और वो एक विश्व जैसा प्रभाव हमारे जीवन में ला देते हैं? कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके घर की अशांति के लिए? आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं, इन सभी रहस्यों को हम खोलने वाले हैं। विश्व योग, राहु और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, और इसके साथ में सूर्य क्या आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी देता है या आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकता है? और अगर ये सब कुछ होता है तो हमारे जीवन में उसका हल क्या है? आज इन सभी बातों को हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपके सही यात्री माधवी। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल किताब एक्सपर्ट और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर राकेश कथुरिया सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग। नमस्कार सर, आज एक ऐसा टॉपिक मैंने चुना है कि हम ये देखते हैं अक्सर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ में ग्रहों का, लेकिन क्या कुछ ऐसे योग हैं, दुर्योग, जो हमारी जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में विष का काम करते हैं? आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जरूर। मंगल दोष किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्या ये एक शादी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है आपने। और ये विवाह के समय सबसे हॉट टॉपिक होता है कि लड़का और लड़की दोनों मंगलिक हैं या नहीं। मंगल आपकी जन्म कुंडली में यदि लगन में है, सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखा गया जो दाम्पत्य का है। यदि चतुर्थ में है, चतुर्थ दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव को। यदि सप्तम में है तो वो वहीं बैठा है, और यदि अष्टम में है तो ये आपके दाम्पत्य का सुख भाव है, अष्टम भाव, वहाँ बैठे हैं, या द्वादश में बैठे हैं। द्वादश जो है आपका शयन कक्ष है। तो ये कुंडली के 5 भावों में यदि मंगल बैठे हैं तो ये कुंडली मंगलिक कहलाती है। और 12 में से 5 अगर आप देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 43%। अच्छा, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में 43% लोग बाई चांस, बाई प्रोबेबिलिटी मंगलिक होने ही हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात तो है नहीं। मंगल एक ऊर्जा कारक, एक जो अग्नि तत्व का प्लेनेट है।
जी। और शादी और दाम्पत्य में शांति और प्यार चाहिए। तो उसमें अगर समझिए कि लड़के की कुंडली में मंगलिक दोष है और लड़की की कुंडली में नहीं है, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो मैच ही नहीं हो रहा है। जी। इसीलिए कहते हैं कि दोनों अगर मंगलिक हैं तो एनर्जी लेवल मैच हो गया और ये मंगल दोष जो है नलीफाई हो गया। जी। और उसके लिए जैसे लड़की की कुंडली में लगन में है, लड़की की कुंडली में 7th में है, 8th में है, 12th में है, यानी पांचों में से कहीं है, तो वो आपस में नलीफाई हो जाता है। और अगर नलीफाई नहीं होता, कई बार ये कहा जाता है कि लड़के के लगन में है मंगल, लड़की के 7th भाव में शनि है, उससे वो बैलेंस हो रहा है। तो ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मंगल दोष मंगल से ही नलीफाई होता है। दूसरे मैलेफिक प्लैनेट जो हैं जैसे कि शनि, राहु, सूरज, उनसे नहीं होता है पूरी तरह से। अच्छा। ये इसमें खास बात जो मैंने अपने अनुभवों से नोट की है, और जो लिटरेचर भी ये कहता है कि दोनों मंगलिक होने चाहिए। मान लीजिए कि लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है, उस केस में क्या होगा, 7th भाव पे लड़के की दृष्टि जो जा रही है अपनी पत्नी स्थान में, वहाँ उसके पास वो ऊर्जा है ही नहीं। अब वो ऊर्जा है नहीं और वहाँ ऊर्जा जा रही ज़्यादा, वो बैलेंस नहीं कर पाई। क्या हो सकता है, वो दोनों में से एक जना बीमार हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। जी। अच्छा, दूसरा एक की एनर्जी ज़्यादा है, बैलेंस नहीं, आपस में तकरार होगी, मनमुटाव होगा, विचार नहीं मिलेंगे। जी। मान लीजिए कि अष्टम में बैठा है मंगल और वो नलीफाई नहीं हुआ। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, संघर्ष का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है। यानी कई बार ऐसा होता है कि अगर मंगलिक दोष है, एक जने का नहीं मंगल मैच हो रहा है, दोनों में से किसी एक की सडन एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है। ऐसा पॉसिबल होता है सर? होता है। या मंगल अग्नि तत्व है। कई बार ऐसा होता है कि देखने में आता है कि घर में लेडी किचन में काम कर रही, कुछ एक्सीडेंट हुआ, आग से जल के मर गई, जी। ये भी देखने में आता है। तो इसलिए सबसे पहली बात ये है कि लड़के और लड़की की कुंडली प्रॉपर मैच करके मंगल दोष को नलीफाई करके फिर शादी करनी चाहिए। और इस दोष को अगर है तो हनुमान जी की भक्ति करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और पीपल के वृक्ष में जो है जल देते रहिए हल्दी युक्त। लेकिन पीपल के वृक्ष को संडे को जल नहीं देते, संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल आल्सो। जी। आप इतना कीजिए। और देखिए, मैं बताऊं, ये एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन तर्क और बुद्धि अपनी जगह है। आपको पता है, आपने शादी की है, मंगलिक का डिफरेंस आ रहा है, एक जना नहीं, मान लीजिए लव अफेयर थे, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे रखिए कि उस वजह से आपके जीवन में तकलीफें नहीं आए, एकदम मैच्योर लेवल पे कि हाँ हमने प्यार किया है, साथ निभाना है, उपाय साथ में आप करते रहिए तो वो प्रभावशाली हो जाएंगे। जी। सर, जो मांगलिक होते हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी इंसान का मंगल दोष है तो उसके करियर कैसा चलेगा? क्या उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी या अबंडेंस में मिलेगी? उसकी बाकी की लाइफ किस तरह से चलेगी? अगर हम विवाह को छोड़ दें, उसके अलावा उसकी खुद की लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है मंगल की महादशा अंतरदशा इसमें मैं उदाहरण लेता हूँ जी। कि मंगल जब भी अपनी राशि मेष, वृश्चिक या उच्च राशि मकर में केंद्र में होता है तो एक पंच महापुरुष है रोचक, वो बनाता है। तो उस केस में अगर 3 जगह जो केंद्र है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, अगर ये 3 जगहों में मंगल अपनी राशि का बैठा है तो वो रोचक योग भी बना रहा है। अच्छा। मान लीजिए पहले ही घर में बैठा है और मेष लगन है, मेष में मंगल जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत पावरफुल है जी। और ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे तेज होगा, रोब होगा, वो अपनी उम्र से हमेशा कम दिखेगा। अच्छा। हो सकता है वो आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर हो, क्योंकि सेनाध्यक्ष होते हैं ये, जी।
पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं जी। और बहुत बड़े सर्जन हो सकते हैं। सर्जन भी जो है ना, वो कटिंग करते हैं, काट छांट। या अगर मंगल बिगड़ गया, क्रूर ग्रहों की उस पर दृष्टि आ गई, वो भू माफिया डॉन भी हो सकता है। अच्छा। कहाँ तक जा सकती बात। जी। तो उसके प्रोफेशन में तो वो एक्सेल करेगा, लेकिन पता लगा कि साहब जो हैं कमिश्नर हैं, लेकिन घर जाते हैं तो घर में युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि साहब तो मंगलिक हैं, जी। मैडम जो है वो मंगलिक है नहीं, आपस में अनबन रहती है। जी। तो पारिवारिक जीवन पे ही इसका मुख्य तौर पे असर आता है। लेकिन जब आपका पारिवारिक जीवन ही सुखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन पे उसका असर आना अनिवार्य है। सर, इन लोगों को क्या हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है? मैंने कहा ना पहले सेंटेंस में ही कि एक जना बीमार हो सकता है। कई केसेस में ऐसा देखा है कि लंबे समय तक पत्नी बीमार चल रही है या पति बीमार चल रहा है। ये इनकी खुद की लाइफ में क्या सर्जरी जैसा ऐसा कुछ योग होता है जिनकी मंगल दोष होता है, जिनकी कुंडली में? देखिए, ऐसा है कि मंगल पे अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है जी। तो सर्जरी तो हो सकती है। सर, मंगल दोष इसकी हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी योग है जो अगर व्यक्ति की कुंडली में आ जाए, जो मांगलिक हो, चाहे पूर्ण मांगलिक हो चाहे आंशिक मांगलिक हो, उसका ये जो मंगल दोष है वो नलिफाई हो जाए या उसका इम्पैक्ट कम कर दे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जी। कि अगर शुभ का गुरु केंद्र भाव में बैठा है तो कुंडली के 1000 दोषों को वो दूर करता है। अच्छा। यानी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम या दसम में गुरु बैठा है, मान लीजिए अपनी राशि का या मित्र राशि का, तो वो कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। यानी काफ़ी चीज़ों को वो कंट्रोल कर लेता है। और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गुरु 5 भावों का कारक है। अच्छा। यानी कुंडली में गुरु अच्छा है तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो 100% नलीफाई कर दे मंगल दोष को, ये संभव नहीं है। सर, एक योग देखा जाता है, राहु और शनि का श्रापित योग। इसके पीछे क्या स्टोरी है? कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में राहु और शनि का श्रापित योग आ गया तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किन चीज़ों को लेके वो सतर्क रहना चाहिए उसे? राहु और शनि जब मिलते हैं जी। तो इसे पिशाच दोष कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि जो राहु है वो दिखाई तो देते नहीं है, जी। वो जो है छाया ग्रह है जी। और और हमेशा वक्रगति से चलते हैं। जी। और जो भूत प्रेत होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रभाव उनका भी पूरा होता है। और जब शनि के साथ मिलते हैं, शनि क्या दिखाता है? वृद्धावस्था, आपके पूर्वज, यानी आपकी कुंडली में पितृदोष आ गया, पिशाच दोष आ गया। पितृदोष। और ये काफी लंबे अंतराल के बाद बनते हैं, जब ये गोचर में चलते चलते एक राशि में आते हैं। और ये दोष बना था 2025 की 29 मई को, जो लगभग 18 मई तक चला था। अच्छा। और वो पीरियड देखिए, उसमें जो घटनाएं जो ट्रिगर हो गई, अशुभ घटनाएं, वो कंटिन्यूटी में चल रही हैं। जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, युद्ध, अशांति, वो उससे कंटिन्यूस चली आ रही हैं। अगर आपकी ये कुंडली में है तो आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, आपके काम बनते बनते रुकेंगे, आपकी जिंदगी में जैसे अचानक दुर्घटनाएं, बड़ा नुकसान, कोई बड़ा एक्सीडेंट, क्योंकि राहु अचानक दुर्घटनाओं का भी कारक है, कोई भी चीज सडनली जो होती है। जी। और अभी जब राहु कुंभ राशि में है, उसके साथ 4 और ग्रह थे, हेड ऑन कोलिजन हुआ सूरज और राहु का, तो 28 फरवरी 2026 को। और उस दिन ईरान के 40 शीर्ष नेता मीटिंग कर रहे थे और बम्बार्डमेंट हुई इजराइल अमेरिका की, और वो खत्म हो गए अचानक, टॉप लीडरशिप खत्म। ये राहु का खेल है। तो ऐसे केस में लोगों को बहुत अच्छा आचरण रखना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही ये कहते हैं सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, नॉनवेज, एग्स और ड्रिंक से दूर रहें। और पितृदोष निवारण की पूजाएं बड़ी विशेष होती हैं, जो कि हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, बिहार में गया जी,
और प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे होती हैं। और भी बहुत से स्थान हैं भारत में, ये मुख्य आते हैं। तो यहाँ 3 दिन की पूजा होती है। नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी, ये जिनकी कुंडली में ये दोष है उनको ये पूजाएं अवश्य करवा लेनी चाहिए और कुछ कुछ सालों के अंतराल पे रिपीट करनी चाहिए, ताकि जो पितृदोष चला रहा है, ऐसा माना जाता है कि पिछली 7 पीढ़ियों का हो सकता है वो। अच्छा। तो 7 पीढ़ियों में लगभग 300 साढ़े 300 साल निकल जाते हैं। कुछ पिछला तो इतना किसी को पता हो ही नहीं सकता। तो वो दोष निवारण इससे, और जो पूजाएं करा के आते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स जिनको मैं बताता हूँ, वो साल भर के अंदर अंदर फिर देते हैं कि सर थोड़ी तो राहत होने लगी है। और इसमें चींटियों को आटा, चीनी और तिल मिक्स करके डालते रहिए। और गरीबों में टाइम टू टाइम जौ का दान कीजिए। मूली है, मूली अपने सिरहाने रख के सोते वक्त और सुबह मंदिर में छोड़ाइए। सर, तो इसका दाम्पत्य जीवन पे क्या असर पड़ता है? अगर किसी की कुंडली में ये पिशाच योग है तो उसका जो परिवार में कलह है वो क्या बढ़ जाती है, और दाम्पत्य में क्या शादी उसकी खत्म होने की कगार पे आ जाती है? अगर ये पंचम या सप्तम भाव में बैठा है, संतान नहीं होने देता। अच्छा। संतान जो है पेट में ही, जैसे कई बच्चे मर जाते हैं डिलीवरी से पहले ही, वो विष फैला देते हैं शरीर में, पता लगा कि बच्चे के अंदर डेथ होगी, साथ में माँ भी चल बसी इन्फेक्शन की वजह से। सप्तम भाव दाम्पत्य क्या है जी। उसमें वो विच्छेद करके ही छोड़ता है। बहुत भयंकर स्थिति होती है, बहुत क्लेश होता है, विवाद होता है घर में, जीवन बहुत दुखी होता है और ये विच्छेद तक पहुंच जाता है। अगर जिनकी 7th हाउस में शनि और राहु इकट्ठे हैं जी। उनको एक चांदी का सॉलिड हाथी, मिनिमम 100 ग्राम का, जिसकी सूंड नीचे हो, एक चांदी की डिब्बी में रख के गंगा जल से भर के रखना चाहिए। क्योंकि राहु को हाथी माना है और चांदी चंद्रमा है। तो हमने राहु की शेप ले ली, बॉडी ले ली, और मेटल ले लिया चांदी, तो चंद्रमा, तो वो उसको कंट्रोल करेगा। चांदी की डिब्बी में उसको रख के, गंगा जल भी चंद्र है, उसको बंद कर दिया। यानी हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको अरेस्ट कर लें, वो स्प्रेड होके हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस ना करें, कुछ राहत आती है। सर, इसको घर के किसी कोने में रखना चाहिए कि इस डायरेक्शन में रखना है, मंदिर में रखना है, या कहाँ रखना? सबसे अच्छा है आप अपने बेडरूम में रख लीजिए। बेडरूम में। सर, एक बहुत ही शुभ ग्रह है शुक्र। शुक्र का दोष जब ये देखने को मिलता है कुंडली में, तब क्या होता है? क्या मैंने जितना सुना है कि जो लव मैरिजेस होती हैं कि शायद वो फेल हो जाती हैं, क्या सच में ऐसा होता है? शुक्र की जो प्लेसमेंट है जी। वो अगर अच्छी है, अपने राशि में है, जैसे वृषभ, तुला या उच्च राशि मीन में, जी। और वो केंद्र भाव में बैठा है, मालव्य योग बनाता है, ये बड़ा शुभ होता है। पर लेकिन अगर शुक्र पे राहु की दृष्टि आ गई, ये राहु साथ में बैठ गया, तो उसके सारे शुभ फलों को वो जो है नेगेटिव कर देता है। ऐसे व्यक्ति का जो आचरण है अच्छा नहीं होगा, व्यभिचार में वो जाएगा, अच्छा। बुरी आदतों में जाएगा, यानी जो नेगेटिव पार्ट है शुक्र के वो एक्ट होने लग जाएंगे। और शुक्र अच्छा है तो सबसे पहली कंडीशन आती है महिलाओं का सम्मान करें, वहाँ वो कंडीशन उसने तोड़ दी। और ऐसे लोग जो देखे गए हैं जिनको बोलते हैं ना कि लूज कैरेक्टर, वो होते हैं। अगर ये है, घर में वाद विवाद होगा। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं क्लाइंट्स के। अच्छा। और ये बात इतनी बढ़ती चली जाती है कि विच्छेद तक पहुंच जाती है। तो शुक्र अच्छे को संभालने के लिए भी इंसान में खुद में, उसके कैरेक्टर में ताकत होनी चाहिए। इसका रेमेडी क्या हो सकता है सर? क्या शुक्र की रेमेडी सबसे पहली ये है, महिलाओं का सम्मान करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक्स से दूर रहें, और जो गाय की सेवा अवश्य करते रहें। गाय जो है शुक्र का रूप माना जाता है।
और छोटे बच्चों में जो शुक्र की चीज़ें हैं, जैसे बच्चे खुश होकर खाते हैं आइसक्रीम वगैरह, सफ़ेद मिठाई, वो बांटें। गरीबों में चावल, चीनी और इस तरह की सफ़ेद चीज़ें अगर बांटें तो शुक्र अच्छा रहता है। और अगर वो संपन्न हैं, गाय का दान किसी योग्य ब्राह्मण को कर सकते हैं जी। तो उसके बड़े शुभ प्रभाव मिलते हैं। और मैंने अपने कई क्लाइंट से करवाया है। सक्षम हो, कहते सर इसमें कोई बात ही नहीं, हम कर देते हैं। और उसके उनको बहुत अच्छे प्रभाव मिले हैं और चीज़ें संभलने लग जाती हैं। सर, सूर्य को वैसे तो ऐसा देखा जाता है कि जिनका सूर्य बड़ा स्ट्रांग होता है वो अच्छे लीडर्स होते हैं, लेकिन सूर्य में अगर सूर्य आपकी कुंडली में एक दोष उत्पन्न कर रहा है, 7th हाउस में सूर्य है, तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? 7th हाउस में जो सूर्य है वो सूर्यास्त के समय जिनका जन्म होता है ना, उनका होता है। अच्छा। सूर्योदय के समय जिनका जन्म होता है उनके प्रथम भाव में सूरज होता है। जी। जिनका सूर्या सप्तम भाव में, यानी उनका जन्म सूर्यास्त का है, हम कुंडली देखते ही। और जिनके दसम भाव में है उनका बिल्कुल दोपहर का जन्म है। और जिनके चौथे भाव में है वो मिडनाइट का जन्म है। अच्छा। सूर्य कुंडली देखते ही आपको लगभग टाइम का इंडिकेशन दे देता है किस समय का बर्थ है। और अगर ये लगन में बैठा है, ये लगन का कारक है, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी देगा, रौबदार पर्सनैलिटी देगा, बड़े अधिकारी होंगे, नेता होंगे, नेतृत्व की ताकत बहुत होगी, शरीर में ताकत होगी, मतलब जैसे कहते हैं ना बलशाली। लेकिन एट द सेम टाइम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सप्तम भाव को ये देख रहा है। अब सप्तम भाव दाम्पत्य का है, प्यार का है, रोमांस का है, वहाँ आग की वर्षा हो रही है। आप ये देखिए ना, पूरा साइंटिफिक है हमारा जो सनातन धर्म और ये ज्योतिष है। अब वहाँ गर्मी जा रही है जी। गर्मी जा रही है तो आपस में कलेश होगा। लेकिन अगर पत्नी के भी सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो उसको वो बैलेंस कर लेता है। ये सप्तमेश बहुत अच्छा बैठा है। मान लीजिए सप्तमेश उसका जो है वो गुरु है, 6 नंबर लगन मान लीजिए, 12 नंबर। और जो सप्तमेश गुरु है वो बहुत अच्छा होके, उच्च का होके, और वो एकादश भाव में आ गया, कर्क राशि में उच्च का हो गया सप्तमेश, और गुरु और सूर्य मित्र हैं, तो मामला जो है कुछ हद तक संभल जाता है। और वही बात अगर सप्तम में सूरज बैठा है तो ऐसे केसेस में तो मैंने बहुत ज़्यादा डाइवोर्स होते देखे हैं। इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है सर, जो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन ना आए इंसान की लाइफ में, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए जैसे सूर्य है उसके उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए और आजीवन दीजिए। इससे अनेकों लाभ हैं आपको। और वहीं सूर्य के सामने खड़े होके गायत्री मंत्र का जाप करें, दोष कटने लग जाते हैं और लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अगर 108 बार गायत्री मंत्र की पूरी माला रोज कर दी जाए सूर्य को जल देने के बाद वहीं खड़े खड़े या तुरंत घर आके, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य के जो जीव हैं उनको खुश रखिए। बंदर है, बंदर को गुड़ और गेहूं टाइम टू टाइम फीड करते रहिए, एक रूटीन बना लीजिए। और दाम्पत्य का कारक कौन है? शुक्र है। महिलाओं का सम्मान करें और गाय की सेवा करते रहें। इतने से चीज़ें काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएंगी। और अगली बात मैं आपको बताऊं, इफ़ यू हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ, life will give you decency and dignity, and if you take it in a casual way, you are bound to get casualty. Life choice is yours. बहुत खूबसूरत। तो हर चीज़ में अनुशासित अगर रहेंगे, पारिवारिक जीवन में बहुत ज़रूरी है, समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। सर, केतु कहा जाता है कि डिटैचमेंट लाता है, स्पिरिचुअल हमारी अवेकनिंग का भी कारक होता है। यही केतु जब चौथे और 7वें घर में होता है तब क्या डिटैचमेंट मैरिज में भी ले आता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है? राहु और केतु अपने आप में विच्छेद हुए हैं जी। जब वो विच्छेद कारक हैं, खुद ही उनके टुकड़े हुए हैं, तो वो किसी को साथ में देखना ही नहीं चाहते।
जैसे विभाजनकारी शक्तियां होती है, हर देश में भी होती हैं, ये कुछ ऐसा ही है नवग्रहों के बीच में, और ये प्रकृति उसको कंट्रोल करती है। अब चतुर्थ भाव भूमि भवन माता वाहन का सुख है। अगर चतुर्थ में केतु बैठ गया जी। तो वो आपके परिवार में सुखों में कमी लाएगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि जिनके चौथे में केतु है, माता या तो बीमार रहती है या बचपन में ही चल बसी, या माता पिता के बीच में ही विच्छेद हो गया, क्योंकि चौथा घर माता का तो 10वां घर पिता का, वहाँ की राहु बैठा है। तो मैं खुद हैरान हुआ कुछ केसेस में देख के कि कुंडली में उनके कोई ऐसा योग नहीं था, लेकिन बच्चे की कुंडली में इस तरह का योग आया और माता पिता का विच्छेद हो गया। अच्छा। क्योंकि केतु माता के सुख को काटता है। अब वो 3 तरह से कर सकता है, या तो माता छोड़ जाए, डेथ हो जाए, या वो माता पिता का विच्छेद हो जाए। तो इस तरह के केसेस देखे गए हैं। लेकिन फिर वही केतु का जो उपाय है चंद्र से है। कुत्ते को दूध पिलाते रहिए, काले सफेद कुत्ते को दूध पिलाते रहिए, जी। और हर साल लगातार 4 दिन चने की दाल मंदिर में दे दीजिए। अपना जो कुल पुरोहित है, हर हिंदू परिवार का कुल पुरोहित होता है, कुल पुरोहित से मिलते रहिए, उसका आशीर्वाद लेते रहिए, उनको कुछ भेंट देते रहिए, वस्त्र है, दक्षिणा, फल, मिठाई वगैरह। तो काफ़ी हद तक इसमें राहत आती है। सप्तम का जो केतु है, ये तो दाम्पत्य का स्थान है, लगन में राहु आ गया, ये कुंडली विच्छेदकारी हो गई। इसको बचाने के लिए एक उपाय तो ये है जो हमने डिस्कस किया कि चांदी का हाथी चांदी की डिब्बी में गंगा जल में बंद करके रखना है। जी। तो वो कीजिए, उससे राहत आएगी। फिर आप जो है 49 लेमन्स, जो नींबू होता है पीला, वो गुरु और केतु का होता है। अच्छा। हर पदार्थ किसी ना किसी ग्रह से कनेक्टेड है। जैसे खजूर है, ऊपर मीठी है मंगल, अंदर हार्ड है उसका सीड शनि, यानी अगर मंगल और शनि का उपाय करना है तो खजूर से हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये भेद हैं लाल किताब के अद्भुत नेचर से जुड़े हुए। अब गुरु जो है दाम्पत्य को बचाता है। अब केतु का उपाय हमें गुरु से करना है। गुरु और केतु की चीज नींबू है, वो चौथे घर में पहुंचा देते हैं। चौथा घर जो है बहती नदी, बहता पानी, उसमें 49 लेमन्स जाके डाल दीजिए संडे की सुबह। कहते तो ये हैं कि 7 लेमन्स लगातार 7 डेज वो डालें तो बहुत ही अच्छा। 7 7 या 49। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप एट ए टाइम 49 लेमन्स डाल दीजिए और हर साल एक बार डालते रहिए, राहत आनी शुरू हो जाएगी। और जो है कुत्तों की सेवा तो करते रहना है, क्योंकि केतु जो है कुत्ता है, वो इन जनरल करना है। चींटे चींटियों को त्रिचोली जिसको बोलते हैं, आटा चीनी काले तिल वगैरह मिक्स करके डालते रहिए, राहत आने लग जाती है। सर, शनि और चंद्रमा, इन दोनों का जो योग होता है, ये हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट करता है? चंद्रमा दूध है, शनि पॉइजन है, जहर है। जी। अब दूध में पॉइजन चली गई तो दूध पीने के लायक नहीं रहा। विष। तो कुंडली में अगर चंद्रमा और शनि एक ही राशि में आ गए, एक ही नक्षत्र में आ गए, तो विष योग बन गया। और ये बड़ा बुरा योग है। जब आपके जीवन में विष घुल गया तो फिर हैप्पीनेस तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी। ये सब कर्म फल है, वो आपके कर्मों के हिसाब से ही कुंडली है। यानी योर हॉरोस्कोप इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड। एक बर्थ नहीं है, जन्म जन्मों के हिसाब किताब का लेखा जोखा है, उसकी कंपाउंडिंग होके जो लेन देन है वो आपकी कुंडली है। जी। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा और मेरा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले हजारों जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है। तो कंपाउंडिंग होके आती है।
तो विष योग आपने कुछ ऐसा किया है। क्या किया है? महिलाओं का अपमान किया है। अच्छा। महिलाओं का अपमान किया। मैं बार बार कहता हूँ, महिलाओं का सम्मान करो। लाल किताब आचार संहिता की, इसको लोग लाइटली लेते हैं। या तो आपकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु आ जाएगा, या आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि आ जाएगा। वो जो महिलाओं का अपमान किया वो बदला लेने आई हैं इस तरह से। तो जिंदगी में विष घुल गया, कोई सुख नहीं मिलेगा, कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। और अगर ये 7th में है, 8th में है, लगन में है, दाम्पत्य जीवन, शादी पहले तो होने नहीं देगा, हो गया तो टूटने की तो गारंटी है। गारंटी। अब करना क्या है? जी। करना ये है कि आप शिव जी की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। जी। टाइम टू टाइम आप महामृत्युंजय के जाप करवाइए और खुद भी करते रहिए। एटलीस्ट हर सोमवार को शिव मंदिर जाके शिव पूजन करें। कच्चा दूध, जल, जो विधि है, बेलपत्र, धतूरा, फूल नैवेद्य चढ़ा के नमः शिवाय का जाप करते रहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान दीजिए। शनि की चीज़ों का भी दान दीजिए। शनि कौवा होता है जी। और खीर जो है वो चंद्रमा है। जी। हर सोमवार और शनिवार को खीर बनाइए और किसी पेपर दोने में रख के जहाँ कौवे बैठते हैं वहाँ रख दीजिए। कौवे उसको खाते रहेंगे। अच्छा। आपका विष योग लेके वो उड़ते चले जाएंगे। वो डाइल्यूट होता जाएगा। अगर इतना आप करते हैं तो इसमें सुधार होना निश्चित है। सर, अगर किसी का चंद्रमा ये कमज़ोर हो तो क्या उसके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है, मैरिज में भी प्रॉब्लम आती? हाँ, चंद्रमा जैसे अमावस में नो मून डे, जी। काली रात, अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो ये अमावस्या का जन्म है जी। और उसमें चंद्रमा बहुत कमजोर हो गया। ऐसे लोगों को अमावस के दिन डिप्रेशन आता है। अमावस के दिन? हाँ, और ये अगर इसका उपाय नहीं किए जाते हैं टेंडेंसी भी देता है। अच्छा। और अगर ये सप्तमेश है चंद्रमा, कब होगा? जब मकर लगन है, सप्तम में कर्क राशि होगी, तो वैवाहिक जीवन पे भी इसका बहुत दुष्प्रभाव आना निश्चित है। जी। उपाय इसके बहुत सरल हैं। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे विराजता है, तो शिव जी का पूजन, महामृत्युंजय के जाप, हर सोमवार को शिव जी का पूजन, और 16 सोमवार लगातार सोमवार का आप उपवास करें। उसकी स्टैंडर्ड विधि है कि आप शिव पूजन करें। दिन में आप कुछ भी, जैसे चाय, दूध, फल जैसे उपवास में लेते हैं, ले लीजिए। रात्रि को आप प्रॉपर पूरा भोजन कीजिए। लेकिन जब भी उपवास करते हैं आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। ये नहीं कि रात को भोजन ले रहे हो उसमें प्याज लहसुन डाल दिया। अच्छा। बहुत सावधानी रखनी, नहीं तो आपका वो व्यर्थ हो गया अगर उसमें आपने प्याज लहसुन डाल दिया। सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। और जो है इसमें जो महिलाएं हैं उनका सम्मान बहुत करें। अपनी माता के चरण छू के डेली आशीर्वाद लें। अपने गले में चांदी की चेन में एक मोती का लॉकेट डाल के रखें। अपने पास चांदी का एक चकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस, हमेशा रखें। प्रेफरेबली 2x2 सेंटीमीटर, आइडियल साइज हो जाता है। इतना करने से आपकी चीज़ें बेटर होने लगेंगी। सर, एक और योग आता है चंद्रमा का ही, जब चंद्रमा के आसपास कोई और ग्रह नहीं होता है, केंद्रम योग, उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट? हाँ, हमारे मुंबई में कहते हैं आजू बाजू कुछ नहीं है। यानी ना तो चंद्रमा के 12वें, ना चंद्रमा के दूसरे, चंद्रमा अकेला पड़ गया। अब ना कईयों को अकेलापन बहुत खटकता है। कई कहेंगे भी मुझे बड़ा अकेलापन लगता है जी। मन नहीं लगता है और मन बड़ा भटकता है। अब चंद्रमा जो है वो छोटे प्लेनेट में आता है और गति बहुत तीव्र है जी। हर 2.25 दिन में राशि बदलनी है, हर 24 घंटे में नक्षत्र बदलना है। उसने चंचल है। अब उसको सपोर्ट देने के लिए उसका कोई साथी है ही नहीं। भाई कहते हैं ना, इसके तो ये लेफ्ट राइट हैंड्स हैं,
तो दोनों तरफ कोई नहीं है, खाली है, तो दोनों में से किसी साइड से कोई सपोर्ट आ ही नहीं रही है, तो वो मन बहुत भटकता है। दूसरा, केमद्रुम योग के नाम से जब इसको बोलते हैं, या तो इस पे किसी की दृष्टि आ जाए, जी। किसी प्लेनेट की अगर दृष्टि भी आ जाती, मान लीजिए सामने से गुरु देख रहा है समसप्तक, तब तो गजकेसरी योग बन गया जी। और ये बहुत प्रभावशाली हो गया। अच्छा। चंद्रमा की वो जो है ना दृष्टि आने से गुरु की संभल गया। सामने मंगल है, मंगल देख रहा है, तो मंगल और चंद्रमा मित्र हैं, शशि मंगल, तो फिर बड़ा अच्छा योग बन गया, धन कारक। उसमें ये निष्प्रभाव हो जाता है केमद्रुम योग। अच्छा। अगर दृष्टि नहीं आ रही है तो फिर ये बहुत ज्यादा मन को भटकाव देता है और धन भी एकत्रित नहीं होने देता। और मैंने तो लिटरेचर में यहाँ तक पढ़ा है, हालांकि एक प्लेनेट पे हम कुंडली का डिसीजन नहीं दे सकते हैं, जी। कि यदि कुंडली में केमद्रुम योग है और ऐसा जातक राजा के घर में पैदा हुआ है तो भी वो गरीब हो जाएगा। अच्छा। जबकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं है, पर ये हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। जी। फलदीपिका में भी इसका जिक्र आता है। लेकिन एक ही प्लेनेट पे हम नहीं जा सकते, पूरे 9 ग्रहों का पूरा, बाकियों की स्ट्रेंथ अगर एक बहुत अच्छी है तो इस दोष को वो नलीफाई कर देते हैं। मान लीजिए कुंडली में आपका जो है धन कारक योग बने हैं, शुक्र बुध इकट्ठे बैठे हैं धन भाव में, उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है 10वें भाव से, तो इस तरह के योग बन रहे तो वो तो धन कारक हैं ही। ठीक है, मान लीजिए 100 यूनिट धन मिलना चाहिए था, केमद्रुम ने -20 कर दिया, तो 80% तो फिर भी है, विच इज एनफ सर। और इसका भी उपाय मैं बताऊंगा। उपाय शिव जी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। चंद्रमा के जो उपाय हैं वो शिव शंभु भोलेनाथ के चरणों में ही जाना है, जो हमने डिस्कस किया। 16 सोमवार के व्रत, हर सोमवार को शिव पूजन और सफ़ेद चीज़ों का दान करते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, माता के चरण रोज छू के आशीर्वाद लीजिए। जब भी आपको दूध पीना है, पानी पीना है, चांदी के ग्लास में पीजिए। अच्छा। एक्टिवेट हो जाएगा ना चंद्रमा के शुभ प्रभाव। और घर में चांदी अवश्य रखिए। और मैं अपने हर एक क्लाइंट को ये कहता हूँ, और वो बड़े खुश हैं। पिछले कुछ सालों से कोई 40,000 के रेट में लाया, कोई 50, कोई लास्ट में 80 में लाए, 1 लाख में लाए। वो कहते हैं गुरुजी आप मामूली सी दक्षिणा लेते हैं और हमारे तो लाखों के फायदे हो गए। आपने चांदी खरीदवा दी, उसकी पॉजिटिविटी भी बहुत होती है। इट्स लाइक एफडी और एप्रिशिएशन तो 4 से 5 गुना हो गया। तो ये बड़ा अभी मुझे फीडबैक, जो भी मेरे क्लाइंट रेगुलर मुझे संपर्क करते हैं वो ये फीडबैक भी देते हैं मुझे। तो चांदी घर में रखना बहुत शुभ होता है, चंद्रमा के प्रभाव को अच्छा करता है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा बढ़ता चला जाता है। अद्भुत। सर, एक दोष आजकल उसकी बहुत बात होती है, काल सर्प दोष। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं उसी धुरी पे, तो वो काल सर्प दोष मानते हैं। क्या इस दोष का किसी की दाम्पत्य जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है? काल सर्प योग मीन्स राहु और केतु के बीच में बाकी के 7 प्लेनेट आ जाना, और आजकल टाइम टू टाइम ये योग बन रहा है जी। तो उसमें जो एक तरफ राहु, हमने क्या बोला, सर्प का मुख है जी, और केतु उसकी टेल है जी। उसके बीच में सारे आ गए। अब बताइए कि आप सारे के सारे ग्रह जो हैं उसके सर्प के पेट में चले गए, यूं समझिए, तो क्या वो अपना पूरा प्रभाव दे पाएंगे? बहुत साइंटिफिक है। अब उसके प्रभाव को ठीक करना है। वो क्या है, आपने 100 यूनिट एफर्ट कर ली, गेन होगा आपको 50 यूनिट। यानी कई बार ऐसा होता था कि एक्सीलेटर कितना ही गाड़ी का आप दबा दो, वो अगर फिक्स कर दी गई स्पीड ये 60 से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो 60 ही जाएगा चाहे पूरा एक्सीलेटर दबा दो, जबकि उसकी लिमिट है 250 किलोमीटर की। तो वो जिंदगी में जो स्पीड आनी चाहिए नहीं आने देते हैं। अब ये राहु केतु दोष निवारण करना, मतलब उनको अपीज करना है, प्रसन्न करना है। तो काल सर्प की जो पूजा है वो राहु केतु की ही पूजा है, तो वो पूजा आप करवा लीजिए। उसमें राहु केतु नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। फिर शिव जी का ही पूजन होता है, क्योंकि शिव जी के कंट्रोल में है, शिव जी के मस्तक पे वो विराजते हैं।
गले में विराजते हैं, जी। तो वासुकी नाग जो बोलते हैं, उनका पूजन हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में सफलताएं बढ़ जाती हैं। अब वो सफलताएं क्या हैं कि पारिवारिक जीवन को भी अच्छा करेगी, आपके प्रोफेशन को भी अच्छा करेगी, सक्सेस को बढ़ाएगी। तो ये कर लेना चाहिए अगर ऐसा है तो। इसकी पूजाएं जो हैं शिव मंदिर में होती हैं या सिद्ध स्थान है जैसे त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, तो आप किसी भी जगह जाके कर सकते हैं, अपने शहर में भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह आए हुए हैं तो ये पूजा करा लेने से आपकी सफलताएं बढ़ेंगी। सर, हमने सर्प दोष के बारे में पढ़ा है। क्या ये जो सर्प दोष होते हैं, इनका हमारे दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है? निश्चित पड़ता है, क्योंकि सर्प जो है वो एक तरह से जहर घोलता है, जी। और सर्प जो है राहु केतु से ही बनता है। जी। और ये जो है अदृश्य है, किस तरफ से सर्प चोट कर जाएगा। सर्पदंश जो होता है इंसान को पता ही नहीं लगता कि किस तरफ से सर्प ने आके डंक डस लिया है। जी। तो इससे बचाव के लिए हमें राहु केतु की जो चीज़ें हैं वो दान करनी चाहिए। जैसे हमने जिक्र किया काले तिल, जौ, मूली, तो इनका बड़ा सरल है कि हमने आटा, चीनी, काले तिल मिक्स के चींटे चींटियों को दिए। सांप को दूध पिलाइए, ये आता है। अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु है, ये भी सर्प दोष है। अष्टम में राहु है, ये भी सर्प दोष है। दूध पिलाने का भी आता है, लेकिन दिस इज नॉट फिजिबल नाउ इट इज। पहले सपेरे लेके आते थे तो लोग दूध पिला देते थे, या ग्रामीण जीवन में सबको पता है इधर से सर्प निकलते हैं, सावधानी भी रखते थे। वो क्या करते थे, वहाँ किसी बर्तन में दूध रख दिया कि इधर सर्प निकलते हैं, सर्प के बिल हैं, उनको पता होता था, तो सर्प जो है दूध पी जाते थे, उससे ये दोष दूर होता था। और जो है अपंग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उनमें कुछ बांटिए, उनकी कुछ मदद कीजिए, उससे राहु केतु के दोष शांत होते हैं, खत्म नहीं होते हैं जी। ये ध्यान रखना, शांत होते हैं। तो शांत होते हैं सर, तो शांत होने में क्या उनका जो इम्पैक्ट असर होता है वो कम हो जाता है? कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इतना कुछ आपने बताया, इतना सारा निवारण भी बताया इसके साथ में इन दोषों का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतना समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पॉडकास्ट का पर्पज़ ही यही है कि लोगों को इन प्रॉब्लम से लाभ मिले ये उपाय करके। और हमारी भावना सदा ये रहती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है, ऐसा कोई दोष है, तो हमें ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि कथूरिया सर से आपका कोई प्रश्न है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो उन्हें अपने नाम के साथ में और आप विश्व के किस कोने से इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में ज़रूर हमसे शेयर करिए। आने वाले एपिसोड्स में हम आपके सवालों को ज़रूर लेंगे। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।